हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर रेशियो एनालिसिस। और ये चैप्टर भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो एनालिसिस लिखना स्टार्ट करें। रेशियो इज ए qualitative measurement and note quantitative measurement. Ratio is a qualitative measurement and not quantitative measurement. इन दोनों का मीनिंग समझ पा रहे हो आप? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से मेरा मतलब क्या है आप समझो जरा। लिखना नहीं है आपने, ध्यान से समझना। एक है कंपनी ए लिमिटेड, दूसरी है कंपनी बी लिमिटेड। अगर मैं आपसे कहूं दोनों कंपनीज की सेल्स 10,000, इसकी 10 करोड़, मैं आपसे कहूं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इस कंपनी का प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल 5,000 और इस कंपनी का प्रॉफिट है 3 करोड़। अब मैं आपसे कहता हूं नेट प्रॉफिट रेशो बताइए। नेट प्रॉफिट रेशो कैसे निकलती है? सर 5,000 का प्रॉफिट है 10,000 की सेल्स में इनटू 100, 50%। और इधर 3 करोड़ का प्रॉफिट है 10 करोड़ की सेल से इनटू 100, 30%। ये 2 कंपनीज हैं, मैंने इन दोनों कंपनीज की आपको क्या बता दी? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशो निकाल कर दिखाई। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, मान लो ये इंफॉर्मेशन हमें ना दे रखी हो और सिर्फ हमें बताया जाए कि ए लिमिटेड की नेट प्रॉफिट रेशो है 50% और बी लिमिटेड की नेट प्रॉफिट रेशो है 30%। और मैं सिर्फ ये रेशो देकर आपसे ये पूछता हूं कि बताइए किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है। मैंने कहा प्रॉफिट किस कंपनी का ज्यादा है, मुझे वो निकाल कर बताओ। क्या आप सिर्फ और सिर्फ ये नेट प्रॉफिट रेशो देखकर किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है ये बता सकते हैं? क्योंकि इस कंपनी ए लिमिटेड की नेट प्रॉफिट रेशो 50% है और बी लिमिटेड की 30% है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि ए लिमिटेड का प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि इसकी नेट प्रॉफिट रेशो ज्यादा है? नहीं। इसलिए मैंने आपसे कहा प्रॉफिट किसका ज्यादा है ये रेशो से पता नहीं चल सकता है। इसलिए मैंने कहा रेशो जो है वो सिर्फ क्वालिटी को प्रेजेंट कर सकती है कि ए लिमिटेड अपनी सेल से 50% प्रॉफिट अर्न करने की क्वालिटी रखती है, जबकि बी लिमिटेड अपनी सेल से सिर्फ 30% प्रॉफिट अर्न कर सकती है। अगर मैं ये कहूं कि प्रॉफिट किसका ज्यादा है तो वो आपको दिखाई दे रहा है। ए लिमिटेड का प्रॉफिट था 5,000, बी लिमिटेड का प्रॉफिट है 3 करोड़। प्रॉफिट किसका ज्यादा है यह है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। सर वो तो बी लिमिटेड का है, लेकिन अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो किसकी ज्यादा है? वो है ए लिमिटेड की। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में फर्क है। रेशो से हम किसी कंपनी की क्वालिटी का पता चलाते हैं, क्वांटिटी का मेजरमेंट रेशो से नहीं किया जा सकता। और यही मैंने ऊपर लिखा, रेशो इज ए क्वालिटेटिव मेजरमेंट एंड नॉट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्लियर है ये पॉइंट? ये एक लाइन आप समझ रहे हैं ट्रू फॉल्स के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहां पर लिखी है।
ये आपको लिखने की जरूरत नहीं थी और आपको लगता है कि जरूरत है तो आप लिख सकते हैं। आगे लिखें। ratios can be categorized into following four categories. First one, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। फर्स्ट क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सेकंड, टर्नओवर ओब्लिग एक्टिविटी रेशियोज। थर्ड, फाइनेंशियल ओब्लिग सोल्वेंसी रेशियोज। फोर्थ, मार्केट टेस्ट ओब्लिग मार्केटेबिलिटी रेशियोज। रेशियोज को 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है, जो मैंने यहां पर लिखी हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज, फाइनेंशियल और सोल्वेंसी रेशियोज, और लास्ट में मैंने लिखा मार्केट टेस्ट रेशियोज कहें या मार्केटेबिलिटी रेशियोज कहें, एक ही बात है। समझो जरा पॉइंट। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज यानी जो एक कंपनी की प्रॉफिट अर्न करने से रिलेटेड रेशियोज को प्रेजेंट करते हैं। जैसे हम बात करें ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, जैसे हम बात करें नेट प्रॉफिट रेशियो, यानी मैं बात करूं तो ये कंपनी के P&L अकाउंट से रिलेटेड रेशियोज हैं, जो कंपनी की अर्निंग प्रॉफिट कैपेबिलिटी को प्रेजेंट करती हैं। दूसरी रेशियोज कैटेगरी मैंने लिखी टर्नओवर ओब्लिक एक्टिविटी रेशियो। टर्नओवर क्या है? जैसे हमने बात की थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, एक कंपनी सेल करती है तो वो कितने टाइम के अंदर अपने डेटर्स से पेमेंट रिलीज करा लेती है। अब एक बात सोचो, एक कंपनी अपने डेटर्स से 30 दिन में पेमेंट लेती है, दूसरी कंपनी अपने डेटर्स से 20 दिन में ही पेमेंट ले लेती है। तो कौन सी कंपनी की ये रेशो बेस्ट है? क्रेडिट पीरियड किसका बेस्ट है? सर जो जल्दी रिलीज करा लेते हैं। तो टर्नओवर रेशोज वो यहां पर हमने सेकंड पॉइंट में नाम दिया। फाइनेंशियल रेशियोज जो कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड रेशियोज होंगी, जैसे हमने बात की डेट इक्विटी रेशियो, डेट का प्रोपोर्शन, इक्विटी का प्रोपोर्शन, यानी ये बैलेंस शीट रेशियोज होंगी। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट पे हमने कहा मार्केट टेस्ट रेशियो, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी मार्केट में क्या वैल्यू है, यानी कंपनी मार्केट में किस लेवल पर एग्जिस्ट करती है, उसकी बात हम करेंगे मार्केट टेस्ट रेशियो में। देखो मैं आपको दिखाता हूं, बुक निकालिए, बुक निकाल लीजिए, चैप्टर रेशियो एनालिसिस, बुक निकालिए, बुक में चैप्टर रेशियो एनालिसिस। देखिए ये रहा रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले आपको थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स निकाल ली है बुक, रेशियो एनालिसिस चैप्टर निकाल लो, और इन थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन नंबर 7 देखें जरा। थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिएगा, ये रहा चैप्टर रेशियो एनालिसिस, बुक में निकाल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स का देख रहे हैं, पढ़ना। क्लासिफाई रेशियोज अकॉर्डिंग टू पर्पस और फंक्शंस।
रेशियो का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ इट्स कंप्यूटेशन इज नोन एज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। किस पर्पज के लिए ये रेशियो कंप्यूट की जाती हैं, उनके बेसिस पर अगर हम इन्हें कैटेगराइज करेंगे तो हम इसे नाम देंगे फंक्शनल कैटेगराइजेशन या फंक्शनल क्लासिफिकेशन। On this basis, ratios are categorized as follows. First one, profitability ratios. Second one, turnover ratios or activity ratios. Third, financial ratios or solvency ratios. And fourth, market test ratios. Profitability ratios देखें. Profitability ratios gives some yardsticks to measure the profit in relative terms with reference to sales, assets और कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी किस तरह प्रॉफिट अर्न करती है, सेल्स के कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, टोटल एसेट्स पर कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, यानी ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम ये सारी रेशियो डिस्कस करेंगे। टर्नओवर रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज ये पढ़िए। दीज रेशियोज आर यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूज ऑफ कैपिटल एसेट्स इन द बिजनेस। कंपनी ने जो बिजनेस में अपनी एसेट्स लगा रखी हैं, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है, उतना उसे कितना इफेक्टिवली ये यूज कर रहे हैं, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज में। फाइनेंशियल रेशियोज और सोल्वेंसी रेशियोज, ये मैंने कहा बैलेंस शीट वाली रेशियोज हैं, जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी की बात करते हैं। पढ़िए, these ratios are calculated to judge the financial position of the organization from short term as well as long term solvency point of view। कंपनी की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी पोजीशन क्या है, जिसमें हम डेट इक्विटी रेशियो इस तरह की रेशियो निकालेंगे, और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के केस में हम कंपनी की करंट रेशियोज वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे अभी। मार्केट टेस्ट रेशियोज, दीज आर ऑफ कोर्स सम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज having a bearing on the market value of the shares। और मैंने आपसे कहा कि कंपनी मार्केट में अपनी क्या वैल्यू रखती है, तो ये मार्केट से रिलेटेड रेशियोज हैं, जहां पर हम शेयर की मार्केट प्राइस की बात करेंगे। तो 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? यही 4 रेशियोज मैंने आपको यहां पर लिखकर दिखाई, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर और एक्टिविटी, फाइनेंशियल एंड सोल्वेंसी एंड मार्केट टेस्ट रेशियोज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ही क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स में। ये देखिएगा और प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जितना मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, बाकी रीडिंग लेने का काम आपका होमवर्क में है। ध्यान रहेगी ये बात। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सबसे पहली रेशियो देखें, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ओब्लिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसे हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कह सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझ लेना। देखिए, कंपनी में पैसा लगाने वाले कौन होते हैं, उसे हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था। कैसे? ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले डेट, डिवेंचर होल्डर्स कह सकते हैं आप। दूसरे नंबर पर फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स। कंपनी जो इनके लिए प्रॉफिट अर्न करती है, वो प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था? हम निकालते हैं ईबीआईटी, ईबीआईटी में से फिर हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। ये क्या आ जाता है?
ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर हम इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ये हमने इनकम स्टेटमेंट में इस तरह बनाना सीखा है। मेरी बात को ध्यान से समझना। मुझे ये बताइए, ये जो ईबीआईटी है ये किसका प्रॉफिट है? सर, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है उनका। और किन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है? सर, कंपनी में तो तीनों ने पैसा लगा रखा है, और इन तीनों ने जो पैसा लगा रखा है हम उसे ओवरऑल नाम देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? ये जो ईबीआईटी है ये इस पूरे फंड पर अर्न किया है इन्होंने। अभी किसी को बांटा थोड़ी ना है। मैंने ये थोड़ी ना कहा कि किसी को डिविडेंड दे दिया है या किसी को इंटरेस्ट दे दिया है। अभी तो सारी चीजें देने से पहले मैं ईबीआईटी की बात कर रहा हूं। तो कंपनी ने टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर कितने परसेंट अर्निंग की है? इसे हम नाम दे रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान से समझ लेना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये कैसे निकलेगी? इन्होंने ईबीआईटी अर्न किया है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर इंटू 100। लॉजिक समझ आ रहा है आपको? इन्होंने ईबीआईटी अर्न किया है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर, तो कितने परसेंट की अर्निंग है? इस परसेंटेज को हम यहां पर नाम दे रहे हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां तक बात क्लियर हो गई? ध्यान से सुनना फिर से। एक बात बताइए, इस ईबीआईटी में से जब इन्होंने ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो डेट वालों को तो उनका जो इंटरेस्ट था वो मिल गया ना। इंटरेस्ट किसे मिल गया? डिबेंचर होल्डर्स को। तो बाकी ये जो अर्निंग बची इसमें से फिर क्या है, शेयर होल्डर्स की अर्निंग है? नहीं सर, इसमें से टैक्स भी देना है। ये टैक्स देने के बाद अभी जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा ये किन की अर्निंग है? ध्यान से, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट पे हो गया, डिबेंचर होल्डर्स को जो अर्निंग मिलनी थी वो मिल चुकी। फिर गवर्नमेंट ने कहा हमारा टैक्स पे कर दो, हमने टैक्स भी पे कर दिया। तो ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बाकी रह गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल रहा हूं मैं, ये किसकी अर्निंग है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? इस अर्निंग आफ्टर टैक्स की। ये किसकी अर्निंग है? सर, डिबेंचर वालों को तो जो मिलना था मिल गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स तो फिर शेयर होल्डर्स का होता है, यानी इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी देना है और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी देना है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड कहां है? वो ये वाला फंड है। ध्यान से, अब मैंने डेट को एक्सक्लूड कर दिया है। अब मैं डेट को एक्सक्लूड करके बात कर रहा हूं सिर्फ शेयर होल्डर्स के फंड की। और शेयर होल्डर्स में हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी। अब मैं इस फंड की बात कर रहा हूं। इस शेयर होल्डर्स फंड पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया? सर, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स अर्न किया है। तो मैं इसे नाम दे सकता हूं रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। और ये कैसे निकलेगा? क्या अर्न किया है इन्होंने? अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। ध्यान देने वाली बात, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स की अलग अलग बात नहीं कर रहा हूं। मैंने सीधा लिखा शेयर होल्डर्स फंड, क्योंकि ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ये दोनों की अर्निंग है, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी। तो मैंने अर्निंग आफ्टर टैक्स ऊपर लिया,
डिवाइड कर देंगे टोटल शेयर होल्डर्स फंड से, चाहे उसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, चाहे उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो। आपको लॉजिक समझ आ रहा है? जब मैं टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहा था तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड पर इन्होंने अर्न किया ईबीआईटी। जब मैं शेयर होल्डर्स फंड की बात कर रहा हूं तो शेयर होल्डर्स फंड पर इन्होंने अर्न किया ईएटी, क्योंकि इंटरेस्ट तो डिवेंचर होल्डर्स को मिला होगा ना। फिर से देखिए जरा ध्यान से, जब इस अर्निंग आफ्टर टैक्स में से इन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड भी पे कर दिया, तो ये जो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी बची, ये किसकी अर्निंग है? सर ये तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग है। ये किसकी अर्निंग है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ये तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है। और इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड कहां है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का फंड देखिए ये रहा। अब मैं सिर्फ इक्विटी वालों की बात कर रहा हूं, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की नहीं, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इन्होंने कितना कमाया? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो इनकी रेशियो मैं कैसे निकाल सकता हूं? इस रेशियो को मैं क्या नाम दूंगा? रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और ये कैसे निकलेगा? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इंटू 100। और जरा बताना इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? ये मैं आपसे पहले भी न जाने कितनी बार बोल चुका हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, और उसके बाद जो भी आपने नाम पढ़ा हो, जिसे मैंने इन शॉर्ट नाम दिया था रिटेन्ड अर्निंग, वो भी तो इक्विटी वालों का ही पैसा है। चाहे वो आपने पी&एल अकाउंट के नाम से पढ़ा हो बैलेंस शीट में, चाहे जनरल रिजर्व के नाम से पढ़ा हो, चाहे रिटेन्ड अर्निंग से पढ़ा हो, चाहे रिजर्व एंड सरप्लस पढ़ा हो, वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है। तो शेयर होल्डर्स फंड में ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं। 3 रेशियोज मैंने आपसे आपके साथ यहां पर डिस्कस की। तीनों का आप लॉजिक समझ पा रहे हो? तीनों का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अर्निंग थी किस पर? ये थी, रेड कलर से दिखाया मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड पर। फिर ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स था ये थी शेयर होल्डर्स फंड पर, ये मैं ग्रीन कलर से दिखाया यहां पर। और फिर ये हमने लास्ट में बात की किसकी? ये अर्निंग है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड पर। और इन तीनों की रेशियोज मैंने यहां पर नीचे लिखकर दिखाई है। लॉजिक इनका आपको समझ आ गया होगा। पढ़ते हैं जरा एक बार, ये आप लिख लेना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। और जब हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के लिए क्या अर्न किया है? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड के लिए अर्न होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। ये देखिएगा, सबसे पहली रेशो हमने लिखी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसे आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहें। और देखना जरा, फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं सिर्फ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहा जाता है। बस इससे आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो पढ़ना आपका होमवर्क का काम है। नीचे रेशो देखो जरा कैसे निकलती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम किसे कहते थे? शॉर्ट में लिख लीजिए, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये रही वो रेशियो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई है। यहां पर क्लियर है? निकाल सकते हो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दूसरी रेशियो देखो जरा, दूसरी रेशियो क्या है? रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। ये भी मैंने डिस्कस किया। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की बात नहीं कर रहा हूं, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड देखना क्या लिखा है, सीधा रेशियो पढ़ें। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कह रहे हैं नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट
और टैक्स दिए जाने के बाद वाला, तो मैं उसे क्या नाम देता हूं, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड इंटू 100। ये जैसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी बुक में इसी तरह इनके साथ शॉर्ट में लिखते रहना, ठीक है। ये हमने निकाला रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। नेक्स्ट रेशो देखिए, रिटर्न ऑन एसेट्स। और मैंने तो इन दोनों फर्स्ट और सेकंड के अलावा एक थर्ड रेशो भी डिस्कस की है आपके साथ अभी यहां पर, जो आपने नोट किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी डिस्कस किया है मैंने। ये कैसे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। क्लियर है। आगे चल रहे हैं हम फिर यहां पर रिटर्न ऑन एसेट्स। ये रिटर्न ऑन एसेट्स किस चीज को प्रेजेंट करती है वो समझिए। कंपनी ने अपनी जो एसेट्स लगा रखी हैं बिजनेस में, उन एसेट्स पर कंपनी ने कितने % प्रॉफिट अर्न किया है। पहले रेशो का नाम समझो, क्या लिखा है, रिटर्न ऑन एसेट्स। और मैं क्या कह रहा हूं, कंपनी ने जो एसेट्स बिजनेस में लगा रखी हैं, उन टोटल एसेट्स पर कंपनी ने कितने % प्रॉफिट अर्न किया है। तो कैसे निकालें सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर ले लो, यानी ये देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर लो, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। इस रेशो में क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स निकाल सकते हो। देखिए कोई रटने वाली चीज नहीं है। आप वर्ड्स अगर पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज से किस चीज का रिलेशन बनाने की बात की गई है। ये रिलेशन की ही तो बात कर रहे हैं। प्रॉफिट को रिलेट कर रहे हैं टोटल एसेट्स से, तो रिटर्न ऑन एसेट्स कह दिया। तो टोटल एसेट्स पर कितने % प्रॉफिट अर्न किया, तो हमने कहा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इनटू 100। नेक्स्ट रेशो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। मेरे बताने जैसा कुछ है ही नहीं ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में। ग्रॉस प्रॉफिट ये तो आप अकाउंटिंग में न जाने कितनी बार निकाल चुके हो। कैसे निकलती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसमें कुछ बताने जैसा था नहीं। नेक्स्ट देखिए नेट प्रॉफिट रेशो, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हालांकि नेट प्रॉफिट के भी हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं। देखिए ये जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट P&L वाला प्रॉफिट भी हो सकता है। और एक कॉन्सेप्ट इसका और भी है, साथ में लिख लेना, नेट प्रॉफिट रेशो का EBIT 1 - T अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। EBIT 1 - T अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। एक कॉन्सेप्ट ये भी है। दोनों से नेट प्रॉफिट रेशो अलग अलग आती है। अगर आपसे एग्जाम में नेट प्रॉफिट रेशो मांगी जाएगी, दोनों तरह का अगर डेटा दे रखा होगा, तो आप दोनों नेट प्रॉफिट रेशो निकालकर दिखाएंगे। क्लियर है। एक तो नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, ये नेट प्रॉफिट हम लेंगे आफ्टर टैक्स वाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। और दूसरा हमने कहा EBIT 1 - T अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। आगे देखिए ऑपरेटिंग रेशो, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग क्या है, ये किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी बहुत सारे एक्सपेंसेस इनकर करती है। तो हम सिर्फ उन एक्सपेंसेस की बात करें जो कि बिजनेस के ऑपरेशंस से रिलेटेड हैं। जैसे मैं बात करूं, कंपनी का जब आप P&L अकाउंट बनाते हैं, तो कंपनी ने सर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की पेमेंट की, आप डेबिट कर देते हो कि नहीं, डेबिट करते हो कि नहीं। कंपनी ने सर ड्यूरिंग द ईयर कोई पुरानी मशीन बेच दी, उस पर कंपनी को लॉस हो गया, वो लॉस भी आपने P&L में डेबिट कर दिया। क्या कंपनी का बिजनेस मशीन को बेचना था, लेकिन वो लॉस भी आपने P&L में डेबिट कर दिया। कंपनी ने सर कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से कंपनी को इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला या इनकम मिली, वो आपने P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दी। क्या कंपनी का बिजनेस कहीं दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट करना है। अगर कोई कंपनी चेयर बनाकर बेचती है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर कोई कंपनी चेयर बनाकर बेचती है,
तो उस चेयर्स को बनाकर बेचने से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू है, उस चेयर को बनाने से रिलेटेड, बेचने से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है, सिर्फ उस कॉस्ट और उस रेवेन्यू से जो प्रॉफिट निकलेगा उसे हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर मैं ये कहूं ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट से मतलब है उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उस बिजनेस के ऑपरेशंस से रिलेटेड जो कॉस्ट होगी, सिर्फ उसे हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। और कहीं पर भी लिखा हो ऑपरेटिंग रेशो, तो ऑपरेटिंग रेशो से मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो से नहीं है, ऑपरेटिंग रेशो से मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो से है। यह ध्यान रखिएगा। यानी अब मुझे अगर कंपनी का प्रॉफिट दे रखा हो नेट प्रॉफिट, तो क्या नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा? कोई जरूरी नहीं है। नेट प्रॉफिट तो पीएनएल वाला प्रॉफिट है। अब हमें यह चेक करना पड़ेगा कि क्या इस पीएनएल वाले प्रॉफिट को निकालते समय कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड कर रखी है क्या? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे मैंने कहा कहीं से डिविडेंड मिल गया, कहीं से इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिल गई, या कंपनी ने कहीं कोई पुरानी एसेट उठाकर बेची उससे प्रॉफिट मिल गया, क्या इस तरह की इनकम भी उस नेट प्रॉफिट को निकालते समय ऐड की गई है? अगर ऐड की गई है तो मुझे उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा। क्या प्रॉफिट निकालते समय कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किया गया है क्या पीएनएल के डेबिट में? अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया गया है तो मुझे वापस ऐड करके उसका इफेक्ट हटाना पड़ेगा, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उसे हम नाम देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर आपसे लिखा गया हो, आपसे कहा गया हो कि ऑपरेटिंग रेशो बताइए, तो ऑपरेटिंग रेशो से मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो से होगा, यह ध्यान रखिएगा। और देखो जरा ऑपरेटिंग रेशो क्या लिखा है, ऑपरेटिंग रेशो इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ये पढ़िए जरा, यहां ये पॉइंट पढ़ो। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑल ओवरहेड्स। ऑल ओवरहेड से मतलब क्या है, जो भी आपने कॉस्टिंग में पढ़े हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए यही तो चीजें आती हैं, और इसीलिए तो हमने इन्हें कॉस्ट में पढ़ा था, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में कहीं पर भी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस की तो बात की ही नहीं जाती है, तो इसे हमने नाम दिया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। आगे लिखा भी है, फाइनेंशियल चार्जेस सच एज इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एटसेट्रा आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या ध्यान रहेगी बात? कितनी रेशोज हमने यहां पर डिस्कस की हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में? टोटल 7 रेशोज डिस्कस की हैं। सर 6 ही तो हैं, एक मैंने आपको लिखकर नहीं दिखाई, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयरहोल्डर्स फंड। फटाफट से रिवाइज करो इन्हें जल्दी से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब हम बात कर रहे हैं ईबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स मैंने इक्विटी नहीं कहा, तो हम लेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। फिर मैंने एक रेशो उधर लिखवाई जो यहां पर नहीं है, कौन सी? रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, तो उसे कैसे लेंगे? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। रिटर्न ऑन एसेट्स, टोटल एसेट्स पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में बताने जैसा कुछ है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशो में कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इसका मैंने एक कॉन्सेप्ट और बताया, ईबीआईटी 1 - टी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और लास्ट में हमने बात की ऑपरेटिंग रेशो, जहां पर हम बात करेंगे सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट की, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ये हमने डिस्कस किया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्लियर है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ये वाली रेशियो हमने डिस्कस की। सेकंड नंबर पर देखिए जरा क्या लिखा था, टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज पर चलते हैं। टर्नओवर रेशियोज में
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ही इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। थ्योरेटिकल में ही क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना जरा। क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्टिविटी रेशो। मैंने आपको बताया इन्हें एक्टिविटी रेशो भी कहते हैं, टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है क्वेश्चन 9 भी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टर्नओवर रेशोज। 9C, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डेटर्स टर्नओवर रेशो। यानी एक शॉर्ट नोट आया था डेटर्स टर्नओवर रेशो पर, और ये स्माइली लगा रखी है मैंने। इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया भी होगा थ्योरेटिकल नोट्स में, जिन पर ये एक सिंगल स्माइली लगी है मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और अगर मान लो डबल स्माइली लगी होती तो मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहली रेशो यहां पर पढ़िए, कौन सी रेशो है? कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखिए ये रेशोज किस चीज को प्रेजेंट करती हैं? ये रेशोज बताती हैं कि जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लगा रखी है, कंपनी की सेल उसका कितने टाइम्स है। यानी कंपनी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने गुना सेल कर पाती है, इसे हम नाम देते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशो। आप सोचो, मान लीजिए किसी बिजनेस की कैपिटल बिजनेस में लगा रखी है 1 लाख, कंपनी ने सेल की 3 लाख, तो कंपनी की सेल कैपिटल एम्प्लॉयड के कितने टाइम्स है? 3 गुना। मेरी बात समझ आ रही है? कैपिटल एम्प्लॉयड है 1, सेल्स कंपनी ने नेट सेल्स की 3 है, तो सेल कैपिटल एम्प्लॉयड का कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। इस 3 टाइम्स को हम नाम देंगे कैपिटल टर्नओवर रेशो। इसका मतलब ये रेशोज परसेंटेज में नहीं निकलेंगी, टाइम्स में निकलेंगी। और पढ़ना जरा, कैपिटल टर्नओवर रेशो क्या लिखा है? सीधा रेशो पढ़ें। कैपिटल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं भी तो अपने एग्जांपल में यही कह रहा हूं। मैंने क्या कहा? 3 लाख की अगर सेल्स है और 1 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ये क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स। टर्नओवर का मतलब यहां पर सेल से है, कंपनी अपने कैपिटल एम्प्लॉयड का कितने टाइम्स सेल कर पाती है। कुछ बताने वाला है ही नहीं, सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। आगे देखना, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। अभी मैं ऊपर कह रहा था कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो मैं कैपिटल के कितने गुना बात कर रहा था। अब मैंने लिखा है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, मतलब टोटल एसेट्स के कितने टाइम सेल हो पा रही है। तो कैसे निकलेगा? नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स कर दो। ये देखिए, नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। और मैं फिर से कह रहा हूं, ये रेशोज टाइम्स में निकल रही हैं, परसेंटेज में नहीं। आगे देखिए, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो। क्या करना है? फिर से वही, नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। आप नाम भी ध्यान से पढ़ रहे हैं, ये नाम पढ़कर आपको पता लगाना पड़ेगा कि रेशो कैसे निकलेगी। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो, कंपनी की सेल फिक्स्ड एसेट्स का कितने टाइम्स है, कैसे निकालें? नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। ये देखिए, नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या है वो आपको पता है, वर्किंग कैपिटल का पूरा चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो टर्नओवर रेशोज में मैंने 4 रेशोज अभी तक डिस्कस की। कैपिटल टर्नओवर रेशो मतलब नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिर नेक्स्ट रेशो क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो सेल से नहीं निकाली जाती है। सर फिर स्टॉक टर्नओवर रेशो कैसे निकलेगी? स्टॉक टर्नओवर रेशो निकलेगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। बात को समझिए, कंपनी ने परचेज की, फिर उसे सेल करेंगे, तो जितना सेल करेंगे उसकी कॉस्ट क्या है? हम स्टॉक के टर्न होने की बात कर रहे हैं,
हम खरीदते रहते हैं, बेच देते हैं, टर्न हो जाता है। खरीदा, बेच दिया, टर्न हो गया, खरीदा, बेच दिया, टर्न हो गया। तो कितनी बार इस तरह से ये टर्न होगा, कितने टाइम्स टर्न होगा, उसे हम नाम देते हैं यहां पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। और ये निकलेगा कैसे? ये निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज स्टॉक। ये देखो जरा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। यहां पर एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक से मतलब क्या है, लिख लेना मेरे साथ आप, इसके साथ ही लिख लेना यहीं पर शॉर्ट में, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकलती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, ये सेल से नहीं निकालनी है। और कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा वो मैंने आपको यहां पर बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। क्लियर हो गया पॉइंट? ध्यान से प्लीज। सिक्स्थ रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो। मुझे ये बताइए डेटर्स किससे बनते हैं, टोटल सेल से या क्रेडिट सेल से? सर डेटर्स तो क्रेडिट सेल से बनते हैं, तो ये क्रेडिट सेल से निकलेगी, टोटल सेल से नहीं। कैसे? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। सर एवरेज डेटर्स नहीं लिख सकते हैं, देखना जरा, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। सर ये अकाउंट्स रिसीवेबल्स क्या होते हैं? इसमें डेटर्स भी आ जाते हैं, इसमें बिल्स रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं, जहां से भी कंपनी को पेमेंट मिलनी है, तो वो हम सारा यहां पर कंसीडर करेंगे। अच्छा सर एवरेज से मतलब क्या है? मतलब ओपनिंग रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाई 2। कैसे निकलेगी डेटर टर्नओवर रेशियो? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। और अकाउंट्स रिसीवेबल से मतलब क्या है? इसमें डेटर्स भी कंसीडर करेंगे हम, बिल्स रिसीवेबल्स भी कंसीडर करेंगे। ओपनिंग वाले ले लेंगे प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। और एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स से क्रेडिट सेल्स को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा निकलेगा डेटर टर्नओवर रेशियो। अभी जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही ध्यान देंगे। नेक्स्ट रेशियो देखना जरा, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर किससे बनते हैं? सर परचेज से, टोटल परचेज से या क्रेडिट परचेज से? क्रेडिट परचेज से। बिल्कुल सेम जिस तरह हमने ऊपर डेटर टर्नओवर रेशियो की बात की, सेम उसी तरह क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की बात करो, यानी क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल्स। सर अकाउंट्स पेबल्स से मतलब क्या है? इसमें क्रेडिटर्स भी आ जाएंगे और बिल्स पेबल भी आ जाएंगे। तो पहले हम ओपनिंग पेबल्स लेंगे प्लस क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल डिवाइडेड बाई 2। और जब हम इस एवरेज अकाउंट्स पेबल से क्रेडिट परचेज को डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। बात समझ आ रही है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हमने डिस्कस कर ली, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमने डिस्कस कर ली, डेटर्स टर्नओवर रेशियो हमने डिस्कस कर ली। जरा ध्यान से, फिर से मैं फिफ्थ पॉइंट से बात करता हूं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो सेल से नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से निकलेगी, तो सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। डेटर टर्नओवर रेशियो क्रेडिट सेल से निकलेगी, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। अगर बिल्स रिसीवेबल नहीं है तो मैं एवरेज डेटर्स लिख सकता हूं, अदरवाइज मैं लिखूंगा एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो में हम बात करेंगे क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट्स पेबल्स। क्लियर है? ध्यान से सुनना। डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब क्या है इसका? कंपनी ने क्रेडिट सेल की और पेमेंट आ गई, इसे हम कहते हैं एक बार टर्न होना। एक बार टर्न होना, ध्यान से सुनना। कंपनी ने सेल की और पेमेंट रिलीज होकर वापस आ गई,
इस सारे काम में 2 महीने लग गए। हमने अभी डेटर्स मैनेजमेंट लास्ट क्लास में ही वर्किंग कैपिटल का चैप्टर कंप्लीट किया है। मैंने कहा सेल की हमने 2 महीने का टाइम दिया अपने डेटर्स को, तो जो मैंने सेल की वो वापस पैसा घूमकर मेरे पास कब आएगा? 2 महीने में। तो मुझे बताइए, अगर एक बार सेल की 2 महीने में पैसा वापस टर्न होकर आता है, तो मैं से कह रहा हूं एक बार टर्न होना। अगर 2 महीने में एक बार टर्न होता है तो पूरे साल में कितनी बार टर्न होगा? सर 6 टाइम्स। इस 6 टाइम्स को मैंने डेटर टर्नओवर रेशियो कह दिया। क्या प्रॉब्लम है? पूरे साल की क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। आप ऐसे कहें, मैंने कहा 2 महीने में एक बार टर्न होता है, 2 महीने में एक बार टर्न होता है, तो पूरे साल में कितनी बार? 6 बार। तो इस 6 को मैं क्या कह रहा हूं? डेटर टर्नओवर रेशियो। मैं इसी से आपसे कहूं, मैं आपको डेटर टर्नओवर रेशियो दे देता हूं 6 टाइम्स। ध्यान से सुन लेना, मैंने आपको डेटर टर्नओवर रेशियो दे दी 6 टाइम्स। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताइए, मैं अपने डेटर को पेमेंट करने के लिए कितना टाइम दे रहा हूं? 2 महीने ही तो दे रहा हूं। इस 2 महीने को मैं नाम दूंगा डेट कलेक्शन पीरियड। और ये कैसे निकाला जा सकता है? ये देखो, डेट कलेक्शन पीरियड, मंथ्स और डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। जैसे मैंने कहा अभी मेरी डेटर टर्नओवर रेशियो है 6 टाइम्स। डेट कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या है? हम अपने डेटर्स को कितना टाइम अलाउ कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए। तो कैसे निकाल सकते हैं? मंथ्स और डेज इन ए ईयर, यानी कैसे? 12 मंथ्स ओब्लिग 52 वीक्स, अगर वीक्स में निकालनी है, ओब्लिग 360 डेज या 365 डेज डिवाइडेड बाई डेटर टर्नओवर रेशियो। ऐसे निकाल सकते हैं आप डेट कलेक्शन पीरियड। दूसरा तरीका, ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका, यह तरीका मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल में सिखाया था। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग साइकिल आपको ध्यान है? जब हम रुपीज में कंप्यूटेशन करते थे तो हम उसे नाम देते थे वर्किंग कैपिटल। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने कराया था जहां पर मैंने डेज में कंप्यूटेशन की थी, ऑपरेटिंग साइकिल की बात कर रहा हूं। वहां पर डेज कैसे निकाले थे हमने? हम इसे कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट में? एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स यानी एवरेज डेटर्स डिवाइड बाई क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ्स। अगर मंथ में निकालना है, मंथ में नहीं निकालना है तो यहीं पर ओब्लिग लगाकर 52 वीक्स, डेज में निकालना है तो ओब्लिग लगाकर 360 डेज या 365 डेज, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। सबसे पहले तो मैंने इसे क्या कहा? आपने डेटर टर्नओवर रेशियो अगर निकाल ली है तो सीधा सीधा ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ और निकाल दो। और अगर डेटर टर्नओवर रेशियो नहीं निकाली है तो आप डायरेक्ट डेट कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं। कैसे? ये मैंने इधर कॉन्सेप्ट लिख दिया, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स यानी एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ्स। और ये हमने निकालना सीखा था ऑपरेटिंग साइकिल में। जिस तरह डेटर टर्नओवर रेशियो से हमने डेट कलेक्शन पीरियड निकाला, उसी तरह क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से हम क्रेडिट पीरियड भी निकाल सकते हैं। इस क्रेडिट पीरियड से मतलब क्या है? हमारे क्रेडिटर हमें पेमेंट करने के लिए कितना टाइम अलाउ करते हैं। तो यह भी इसी तरह निकाला जा सकता है शॉर्ट में। कैसे? एवरेज अकाउंट्स पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस इनटू, मंथ में निकालना है तो 12, वीक्स में निकालना है तो 52 और डेज में निकालना है तो 360 या 365, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। समझ आ रही है बात? ये देखो, हमने एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो भी डिस्कस कर ली है। ध्यान से समझ रहे हो मेरी बात को? कैसे निकाल रहा हूं मैं यहां पर। और आप एक बार अब जरा ध्यान से और सोचो, जब डेटर टर्नओवर रेशियो से डेट कलेक्शन पीरियड हम निकाल सकते हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से क्रेडिट पीरियड हम निकाल सकते हैं,
तो क्या स्टॉक टर्नओवर रेशियो से कुछ नहीं निकाला जा सकता? इसे मैं कह सकता हूं, आप भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ में लिख लेना, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। और यह कैसे निकल सकता है? एक तरीका वही 12 मंथ्स ओब्लिग 52 वीक्स ओब्लिग 360 डेज डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो। दूसरा तरीका क्या होगा? एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू वही 12 मंथ्स 52 वीक्स या 360 डेज। यही जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डेट कलेक्शन पीरियड निकालते समय या क्रेडिट पीरियड निकालते समय समझाया, उसी से देखिए मैंने यहां पर आपको स्टॉक होल्डिंग पीरियड भी निकालना बता दिया। और यह भी हमने निकाला था ऑपरेटिंग साइकिल में, जब हमने करंट सेट्स में स्टॉक के डेज कंसीडर किए थे। यही लिया था हमने, स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू, मंथ में है तो 12 लेंगे, वीक्स में है तो 52 लेंगे और डेज में है तो 360 लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम है? ये हमने टर्नओवर रेशियोज भी डिस्कस कर ली हैं, एक बार फिर से टर्नओवर रेशियो रिवाइज करेंगे। टर्नओवर रेशियो, ये देखिए कैपिटल टर्नओवर रेशियो में कुछ है नहीं, सेल्स नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर हमने बात की टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। फिर हमने बात की फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। फिर हमने बात की वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। फिर हमने बात की डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अब नेट सेल्स नहीं, क्रेडिट सेल्स। डेटर टर्नओवर रेशियो बोला है मैंने, स्टॉक नहीं, ध्यान से सुन लेना। डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहूं तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो में भी सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री। और अगर मैं क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो की बात करूं तो क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल्स, यानी क्रेडिटर्स की बात कर रहे हैं। और इनसे हमने फिर डेट कलेक्शन पीरियड भी निकालना सीख लिया। चाहे तो आप 12 मंथ्स को डेटर टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दो, या फिर जो मैंने कॉन्सेप्ट यहां पर लिखा, एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ्स, अगर मंथ में निकाल रहे हैं। क्रेडिट पीरियड निकालना है तो एवरेज क्रेडिटर्स यानी एवरेज अकाउंट्स पेबल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेजेस इनटू 12 मंथ्स। और अगर स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालना है, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 12 मंथ्स, जो मैंने यहां पर लिखा है। दो तरह की रेशियोज मैंने डिस्कस कर ली हैं आपके साथ, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, दूसरा टर्नओवर रेशियोज या एक्टिविटी रेशियोज। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब फिर थर्ड रेशियो कौन सी लिखवाई है हमने? फाइनेंशियल रेशियोज। थर्ड रेशियो, थर्ड हेडिंग में कौन सी है? फाइनेंशियल रेशियोज। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में यह क्वेश्चन नंबर 9 हमने पढ़ा, इसी से आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम फाइनेंशियल रेशियोज पर। फाइनेंशियल रेशियोज जो कि बैलेंस शीट रेशियोज होती हैं, कंपनी की सोल्वेंसी पोजीशंस को प्रेजेंट करने के लिए ये रेशियोज कंप्यूट की जाती हैं। इसमें भी हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियोज। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियोज जहां पर हम लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करने वाले हैं, जैसे लॉन्ग टर्म फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, इस तरह के लॉन्ग टर्म फंड्स। और शॉर्ट टर्म फंड्स में क्या होता है? करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स। जरा ध्यान देना, सबसे पहली रेशियो क्या लिखी है यहां पर लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो में? डेट इक्विटी रेशियो। डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुन लेना प्लीज, अब इनमें कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी।
जो आइडियल रेशो है वो डेट और इक्विटी को इक्वल प्रेजेंट करती है, यानी डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन 1:1 होना चाहिए। लेकिन नाउअडेज, इन दिनों यह भी एक्सेप्टेबल है कि जो डेट है वो इक्विटी के डबल से ज्यादा ना हो। अब ये कुछ चीजें आपने याद रखनी पड़ेंगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी यहां पर, ध्यान से समझना पड़ेगा। इक्विटी और डेट के प्रोपोर्शन की हम अगर यहां पर बात कर रहे हैं तो देखो जरा, फर्स्ट रेशो देखिए, ये वाली डेट इक्विटी रेशो, ये हम शॉर्ट में इसे लिख सकते हैं डेट अपॉन इक्विटी, यानी टोटल लॉन्ग टर्म डेट, यानी डेट हो गया डिवाइड बाई शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड में हम इक्विटी को ही यहां पर कंसीडर करते हैं, क्योंकि जब से ये रेशो निकाली जाती रही हैं तब प्रेफरेंस नहीं था। अच्छा, प्रेफरेंस नहीं था तो इक्विटी की ही बात होती थी। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ गए हैं तो हम यहां पर उन्हें भी कंसीडर कर लेंगे। दूसरा क्या है, डेट, ये आप मेरे साथ लिख लीजिएगा, डिवाइडेड बाई डेट प्लस इक्विटी। देख सकते हो आप क्या लिखा है यहां पर, डेट इक्विटी रेशो में लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई टोटल लॉन्ग टर्म फंड। टोटल लॉन्ग टर्म फंड यानी यहां पर डेट भी कंसीडर हो गया और इक्विटी भी कंसीडर हो गई है। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इनके डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को प्रेजेंट करती है और ये टोटल फंड में डेट का प्रोपोर्शन क्या है वो प्रेजेंट करती है। पढ़िए जरा, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, द रेशो इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल। रेशो कब आइडियल मानी जाती है, इफ शेयर होल्डर्स फंड्स आर इक्वल टू द टोटल लॉन्ग टर्म डेट। जब शेयर होल्डर्स फंड और लॉन्ग टर्म डेट दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये आइडियल डेट इक्विटी रेशो मानी जाती है। आप 50-50 कहें, 1:1 कहें, आगे पढ़ना। हाउएवर दीज डेज the ratio is also acceptable if the total long term debt does not exceed twice of the shareholders fund। लेकिन इन दिनों डेट अगर इक्विटी के डबल से ज्यादा नहीं है तो भी एक्सेप्टेबल है। यह बात याद रखनी पड़ेगी। अब आपको जो जो चीजें याद रखने वाली हैं वो मैंने यहां पर अंडरलाइन कर दी हैं। तो डेट इक्विटी रेशो, जहां पर हम डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, दो मेथड है हमारे पास डेट इक्विटी रेशो निकालने के। अगर आपसे डेट इक्विटी रेशो मांगी जाती है तो आप दोनों मेथड से निकाल कर आएंगे। एक है डेट और इक्विटी के प्रोपोर्शन को प्रेजेंट करना, यानी डेट इज टू इक्विटी, और एक है टोटल लॉन्ग टर्म फंड में डेट का प्रोपोर्शन क्या है, यानी डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। और मैंने आपको बताया आइडियल रेशो है वो 1:1 है। हालांकि नाउअडेज अगर डेट इक्विटी के डबल से ज्यादा नहीं है तो भी एक्सेप्टेबल है। ध्यान रहेगी ये बात। नेक्स्ट रेशो देखते हैं। नेक्स्ट रेशो क्या है, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो से मतलब क्या है, ध्यान से सुनते रहना इन रेशोज का मीनिंग। कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं, कंपनी की जो टोटल एसेट्स हैं उसमें शेयर होल्डर्स का फंड कितना इन्वेस्टेड है, उसमें शेयर होल्डर्स का फंड कितना इन्वेस्टेड है वो हम बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कंपनी अपनी एसेट्स परचेज करती है, पहले कैपिटल लेकर आती है, वो कैपिटल इक्विटी भी होती है और कैपिटल एम्प्लॉयड में तो हमने कहा डेट भी होता है। तो कंपनी ने अपनी एसेट्स में कितना पैसा शेयर होल्डर्स के फंड से लगा रखा है, क्योंकि ओनर कौन है कंपनी का, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर का अपना कितना पैसा कंपनी की एसेट्स में लगा है, कंपनी की एसेट्स में कितना प्रोपोर्शन उनका खुद के फंड से है, उसे हम नाम देते हैं यहां पर प्रोप्राइटरी रेशो। और देखिए जरा कैसे निकालने के लिए कहा है हमने, प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल टेंजिबल एसेट्स। ये प्रोपोर्शन जितना ज्यादा होगा
मतलब शेयर होल्डर्स के फंड का प्रोपोर्शन ज्यादा है, तो मतलब आउटसाइडर्स का फंड यानी डेट कम है, और अगर डेट कम है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ट है। पढ़ना जरा नीचे। द रेशियोज फोकसेस अटेंशन ऑन द जनरल फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। The ratio is of a particular importance to the creditors who can find out the proportion of shareholders' fund in the total assets employed in the business. A high proprietary ratio will indicate a relatively little danger to the creditors or vice versa in the event of forced reorganization or winding up of the company. ये रेशो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? क्रेडिटर्स के लिए। आप सोचिए, मैं आपसे कहता हूं कि मेरी एक कंपनी चल रही है, उसमें आप हमें उधार दे दो या आप हमें क्रेडिट पर माल बेचें। मैं आपसे क्रेडिट पर परचेज करने की बात कर रहा हूं, तो क्या आप ऐसे ही बिना सोचे आंख बंद करके उधार दे देंगे, क्रेडिट पर सेल कर देंगे हमें? आप सेल करेंगे, मैं तो परचेज करूंगा। क्या आप वैसे ही क्रेडिट पर दे देंगे हमें, या ये भी चेक करोगी कि सर जिस कंपनी में जिस कंपनी को उधार देने के लिए कह रहे हैं उसमें राजीव सर का खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, ये भी तो चेक करोगे। अब पता चले मैंने अपना फंड तो किसी कंपनी में लगा नहीं रखा और लोगों से कह रहा हूं कि आप इसको पेमेंट करें या इसको उधार दें या इसको लोन दें या इसको क्रेडिट पर माल बेचें, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो आपके लिए ये रेशो इंपोर्टेंट होगी, यानी ये रेशो किसके लिए बेस्ट होगी? क्रेडिटर्स के लिए। कोई भी क्रेडिटर, कोई भी सप्लायर मटेरियल देने से पहले ये रेशो चेक कर सकता है कि हम जिस कंपनी को ये मटेरियल दे रहे हैं क्रेडिट पर, उस कंपनी के ओनर्स ने अपने पास से कितना फंड लगा रखा है, उस कंपनी के ओनर्स ने अपने फंड से कितनी एसेट्स ले रखी हैं। तो इस रेशो को हमने यहां पर नाम दिया प्रोप्राइटरी रेशो। क्लियर है? कैसे निकलेगी प्रोप्राइटरी रेशो? शेयर होल्डर्स फंड्स डिवाइड बाय टोटल टेंजिबल एसेट्स। सर टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट नहीं कंसीडर करते हैं सर। इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? जैसे गुडविल, पेटेंट, आपने एसेट साइड में और लिखा हुआ देखा होगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आपने एसेट साइड में और लिखा हुआ देखा होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स। ये कोई एसेट्स थोड़ी ना है, तो ये इंटेंजिबल होती हैं। हम सिर्फ टेंजिबल एसेट्स की बात करेंगे। नेक्स्ट रेशो फिक्स्ड एसेट्स रेशो। कौन सी रेशो है ये? फिक्स्ड एसेट रेशो। ये फिक्स्ड एसेट रेशो किस चीज को प्रेजेंट करती है? फिक्स्ड एसेट रेशो, जरा ध्यान देना। ध्यान से समझना प्लीज। ये मैं एक कंपनी की आपको बैलेंस शीट दिखा रहा हूं। लाइबिलिटीज, एसेट्स, कंपनी की बैलेंस शीट मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। लाइबिलिटीज और एसेट्स, जरा ध्यान से। लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड कहा मैंने? इधर फिक्स्ड एसेट्स, इधर करंट लाइबिलिटीज और इधर करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, $4 लाख, 3 लाख, 1 लाख। टोटल करो जरा। क्या बैलेंस शीट टैली हो गई? हाँ सर, बैलेंस शीट तो टैली हो गई। इस बैलेंस शीट से आप क्या समझते हैं? आपने देखा होगा मूवीज में कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे देखी, उस पर नजर मारी और नजर मार के बता दिया कि बैलेंस शीट तो गलत है। अच्छा, क्या चेक किया होगा उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इस तरह बैलेंस शीट देखकर? क्या देखकर वो ये बता देगा कि हां बैलेंस शीट गलत है?
क्या वो उसका टोटल चेक करेगा कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल सेम है कि नहीं है? वो उस बैलेंस शीट को एक नजर में यह देखकर बता देते हैं कि हां, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, सोल्वेंसी पोजीशन कैसी है। और ये हम कैसे बता पाते हैं? इन्हीं फाइनेंशियल रेशियोज के बेसिस पर। आप सोचिए, आप ये कहें कि सर बैलेंस शीट टैली हो गई, तो टैली तो टोटल लायबिलिटी साइड और एसेट साइड 7 लाख आ गया, लेकिन आप इसको समझो जरा, ये क्या लिख दिया है मैंने। लायबिलिटी साइड क्या होती है? लायबिलिटी साइड है जहां से हम पैसा लेकर आए हैं बिजनेस में लगाने के लिए, और एसेट साइड क्या है? हमने वो सारा फंड कहां पर लगा दिया है। यानी यहां से ये 7 लाख रुपीस आए हैं और यहां पर इन्वेस्ट हो गए हैं। इसलिए लायबिलिटीज और एसेट साइड का टोटल हमेशा इक्वल होता है। अब आप सोचिए जरा, फिक्स्ड एसेट्स कितनी है? 6 लाख। ध्यान से सुनना मेरी बात। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब क्या है? ऐसा फंड जो जल्दी से किसी को चुकाना नहीं है। इसमें चाहे आप डेट की बात करें, चाहे आप इक्विटी की बात करें, ऐसा फंड जो किसी को जल्दी से नहीं देना, लॉन्ग टर्म के लिए ले लिया है। और करंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? जो हमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहना पड़ता है, जैसे क्रेडिटर्स को, बिल्स पेबल को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, बैंक ओवरड्राफ्ट को, ये करंट लायबिलिटीज। ये जो हमने पैसा लगाया है, ये कहां से कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, वो जरा ध्यान दो। ये 4 लाख रुपए लॉन्ग टर्म फंड के थे, ये 4 लाख रुपए पूरे के पूरे फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो गए। मैं अब इनका एनालिसिस बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ये 4 लाख रुपए फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट हो गए। सर लॉन्ग टर्म फंड 4 लाख के थे, लेकिन फिक्स्ड एसेट तो 6 लाख की है। और अगर फिक्स्ड एसेट 6 लाख की है, तो बाकी की 2 लाख की फिक्स्ड एसेट कहां से आई? सर बाकी की 2 लाख की फिक्स्ड एसेट 2 लाख रुपए यहां से इन्वेस्ट हुए हैं। 2 लाख रुपए, और इसमें से 1 लाख रुपए ये रहे। आपको समझ आया मैंने किस तरह एरो लगाकर प्रेजेंट किया? मैंने क्या कहा? फिक्स्ड एसेट में जो पैसा लगा है वो कहां से लगा है? सर 4 लाख तो लॉन्ग टर्म फंड से लगे हैं और 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म फंड से लगे हैं। यानी कंपनी ने किस तरह अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं आप? कंपनी ने शॉर्ट टर्म फंड लेकर और फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया है। यानी कंपनी जानबूझकर फ्रॉड कर रही है। जानबूझकर फ्रॉड करने का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास फंड नहीं है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई साहब मुझे 10 लाख रुपए दे दो और मैं अभी 2 महीने बाद आपको पे करता हूं। अच्छा, मुझे यह भी पता है कि फंड 2 महीने में आने वाला भी नहीं है, लेकिन मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए 2 महीने के लिए और उनसे एक फिक्स्ड एसेट खरीद ली। क्या मैं 2 महीने बाद वो फिक्स्ड एसेट बेचकर आपको आपके 10 लाख रुपए वापस करने वाला हूं? नहीं करने वाला हूं। अगर 2 महीने बाद वापस करने होते तो मैं फिक्स्ड एसेट खरीदता उसकी। यहां पर तो कंपनी ने ऐसा ही किया हुआ है। देखो इस बैलेंस शीट को, कंपनी ने 2 लाख रुपए ये शॉर्ट टर्म फंड से उठाए, शॉर्ट टर्म फंड जो टाइम टू टाइम पे करना है, और ये 2 लाख रुपए लेकर इन्हें लगा दिया फिक्स्ड एसेट्स में। कितनी बड़ी गलती की हुई है कंपनी ने, जानबूझकर फ्रॉड कर रही है कंपनी। और इसलिए मैंने कहा ये चीजें एनालिसिस आप तभी कर पाओगे जब आप इन्हें प्रैक्टिकल सोचोगे। ये 100% इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट है। बात समझ आ रही है? होना क्या चाहिए था, ध्यान से समझना। अब मैं चेंज करूंगा इसमें। लायबिलिटीज, एसेट्स, लॉन्ग टर्म फंड, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। होना क्या चाहिए था? लॉन्ग टर्म फंड 6 लाख, फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, करंट एसेट्स 3 लाख। यह होना चाहिए था।
अब इसका मीनिंग समझो जरा। कंपनी ने ये 6 लाख के लॉन्ग टर्म फंड उठाए, 6 लाख के लॉन्ग टर्म फंड, इसमें से 4 लाख तो लगा दिए फिक्स्ड एसेट्स में। अच्छा, लॉन्ग टर्म फंड किसी को जल्दी से वापस थोड़ी ना चुकाना है। 6 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म फंड थे, 6 लाख रुपए के लॉन्ग टर्म फंड में से 4 लाख रुपए की तो फिक्स्ड एसेट खरीद ली, बाकी 2 लाख रुपए लगा दिए करंट एसेट्स में। कितने? 2 लाख रुपए। अच्छा, 2 लाख रुपए तो करंट एसेट्स में ये आ गए, बाकी 1 लाख करंट एसेट्स में ये वाला आ गया। ये बिल्कुल सही तरीका है। आप समझ रहे हैं ऊपर वाला तरीका मैंने गलत क्यों बताया? आप शॉर्ट टर्म फंड मार्केट से उठाकर फिक्स्ड एसेट में थोड़ी ना लगा दोगे। फिक्स्ड एसेट आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, फिक्स्ड एसेट सालों साल चलेगी। आप 2 महीने बाद फिक्स्ड एसेट को बेचकर किसी के पेमेंट थोड़ी ना लौटाने वाले हो, जानबूझकर फ्रॉड कर रहे हो। जबकि नीचे वाली बैलेंस शीट में देखो, हमने लॉन्ग टर्म फंड 6 लाख रुपए उठाया, 4 लाख की फिक्स्ड एसेट में लगा दिया, 2 लाख रुपए भी बचे हैं, और इन 2 लाख रुपए से मैंने फाइनेंस किया किसे? अपनी करंट एसेट्स को। यह नॉर्मल अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। इन शॉर्ट मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। करंट एसेट्स का कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस्ड होना चाहिए। मैंने क्या कहा? करंट एसेट का कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस होना चाहिए। और जरा देखिए, ये 3 लाख की मेरी करंट एसेट है, इन 3 लाख में से 1 लाख तो करंट लायबिलिटी से फाइनेंस्ड है, बाकी 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस्ड है। जबकि ऊपर देखें, ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर तो उल्टा कर दिया था मैंने। और आप इससे इस बात को भी समझ सकते हैं, करंट एसेट का कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस है, इसी को ही हम नाम देते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जरा देखना है पर नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट है मेरी इस बैलेंस शीट में 3 लाख, करंट लायबिलिटी है 1 लाख, तो कितनी आ गई नेट वर्किंग कैपिटल? 2 लाख। और ये 2 लाख पता है किस बात को प्रेजेंट कर रहा है? ये 2 लाख प्रेजेंट कर रहा है कि लॉन्ग टर्म फंड का 2 लाख रुपया करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है। और यही नॉर्मल बिजनेस प्रिंसिपल है। हमेशा के लिए ध्यान रखोगे। ऊपर नेट वर्किंग कैपिटल निकाल कर देखना, करंट एसेट है हमारी 1 लाख, करंट लायबिलिटी है 3 लाख, ये तो नेट वर्किंग कैपिटल निगेटिव आ जाएगी। दिखाई दे रहा है आपको? तो यानी नॉर्मल आपको फाइनेंस प्रिंसिपल मैंने क्या बताया? लॉन्ग टर्म फंड का कुछ पार्ट करंट एसेट्स में इन्वेस्ट होना चाहिए, ऐसे कहो, या मैं ऐसे कहूं, करंट एसेट्स का कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस होना चाहिए। बात समझ आ रही है? अब जरा ध्यान देना, इस रेशो को देखते हैं, जो रेशो हम डिस्कस कर रहे थे, फिक्स्ड एसेट रेशो। ये निकाली कैसे जाती है? फिक्स्ड एसेट्स रेशो, नेट फिक्स्ड एसेट्स डिवाइड बाई लॉन्ग टर्म फंड। मेरे इस एग्जांपल में देखिए, ये जो मैंने सेकंड बैलेंस शीट बनाई है, नेट फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख डिवाइड बाई लॉन्ग टर्म फंड 6 लाख। कितनी आ जाएगी रेशो? 4 डिवाइड बाई 6, 0.6666 ये आ रही है। और ये रेशो हमेशा 1 से कम ही होनी चाहिए। आप समझो 1 कब होगी? सर जब फिक्स्ड एसेट भी 6 लाख की हो जाए और लॉन्ग टर्म फंड भी 6 लाख का हो जाए तो ये रेशो 1 आएगी। तो मैंने कहा ये 1 से कम ही होनी चाहिए। और जो आइडियल रेशो मानी गई है वो यही मानी गई है जो मैंने यहां पर एग्जांपल बनाया है। ये देखिए, द रेशो शुड नॉट बी मोर देन 1। ये रेशो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये रेशो 1 से ज्यादा कब होगी? ये रेशो 1 से ज्यादा होगी इस सिचुएशन में। आप देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट 6 लाख की और लॉन्ग टर्म फंड 4 लाख का, तो ये रेशो 1 से ज्यादा इस केस में होगी
और यहां पर तो हमें पता चल रहा है क्लियर कट कंपनी ने फ्रॉड किया हुआ है। तो वही चीज पढ़ो जरा यहां पर, द रेशो शुड नॉट बी मोर देन 1, द आइडियल रेशो इज 0.67। जो आइडियल रेशो मानी गई है वो 0.67 मानी गई है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको इस बैलेंस शीट के थ्रू प्रेजेंट करके दिखाया है। ये रहा 0.67 कहो 0.6666 कहो, एक ही बात है। वापस देखते हैं, इट इज साउंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस, पढ़ना जरा वर्ड्स, इट इज साउंड प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस दैट फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस्ड आउट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। फिक्स्ड एसेट में जो पैसा लगाया हुआ है वो लॉन्ग टर्म फंड से ही होना चाहिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, ए पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्म्ड एज कोर वर्किंग कैपिटल should also be financed by long term fund। वर्किंग कैपिटल का भी कुछ पार्ट लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहां पूरा डिटेल में प्रेजेंट करके दिखाया है। फिक्स्ड एसेट में पूरे 4 लाख रुपए ये लॉन्ग टर्म फंड से लगे हैं, और इन 6 में से 4 इसमें लगे हैं, बाकी 2 लाख इसमें भी लगे हैं, और यही है मेरी वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स। ध्यान रहेगी ये बात, ये है फिक्स्ड एसेट रेशो। और फिक्स्ड एसेट रेशो प्रेजेंट कर रही है कि फिक्स्ड एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड के प्रपोर्शन को, ये रेशो 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आइडियल जो रेशो मानी गई है वो मानी गई है 0.67। ध्यान रहेगी बात ये। नेक्स्ट रेशो पर आते हैं, डेट सर्विस रेशो, इसे हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी कहते हैं। क्या कहा मैंने? इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो जरा ध्यान देना। एक कंपनी का ईबीआईटी है, ईबीआईटी कहा मैंने 7 लाख माइनस इंटरेस्ट 6 लाख, यह आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स 1 लाख माइनस टैक्स 50% का 50,000, अर्निंग आफ्टर टैक्स 50,000। ये एक कंपनी है, एक कंपनी का इनकम स्टेटमेंट है, और ये कंपनी आपसे कह रही है कि आप हमें लोन दें। क्या आप इस कंपनी को लोन देंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप समझ पा रहे हैं मैं क्या डेटा देकर आपसे किस तरह के डिसीजन मांग रहा हूं। अब जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं तब तक कैसे बात बनेगी। और यही रेशो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन का एनालिसिस कर पाएंगे। ये कंपनी जिसका कि ये इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है, आपसे कह रही है कि आप इसे लोन दें। क्या आप इस कंपनी को लोन देंगे? मेरा ये क्वेश्चन है। बहुत डेंजरस कंपनी है। और क्यों डेंजरस कह रहा हूं, सोचो जरा। कंपनी का ईबीआईटी 7 लाख है और 7 लाख की अर्निंग में से कंपनी अभी 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे रही है। यानी कंपनी की ऑलमोस्ट सारी अर्निंग इंटरेस्ट देने में ही चली जाती है। और अगर आप भी इस कंपनी को लोन दे देंगे तो आपको भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये कंपनी आपको इंटरेस्ट कहां से देगी? यानी कंपनी ने पहले से ही इतने सारे लोन ले रखे हैं कि कंपनी की सारी अर्निंग 7 लाख अर्निंग में से 6 लाख का इंटरेस्ट कंपनी दे रही है। इतना ज्यादा डेट कंपनी ने पहले से रेज कर रखा है। आप भी अगर इस कंपनी को पैसा देंगे, आपको ये कंपनी इंटरेस्ट कहां से देगी?
इसकी तो ऑलमोस्ट वैसे ही सारी अर्निंग इंटरेस्ट देने में जा रही है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, यानी मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, और मैं इस एग्जांपल में अगर थोड़ा सा चेंज करूं, EBIT 7 लाख, इंटरेस्ट मान लीजिए कंपनी दे रही है ओनली 1 लाख का, तो ये क्या आ जाएगा 6 लाख, टैक्स देना है 50%, 3 लाख, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स 3 लाख का। अब ये कंपनी आपसे कहे कि आप इससे आपसे ये कंपनी लोन की डिमांड करे, तो क्या आप इस कंपनी को लोन देंगे? फिर से चेक करो, इस कंपनी की अर्निंग है 7 लाख, और 7 लाख में से एट प्रेजेंट कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? ओनली 1 लाख का। तो अगर आप इस कंपनी को लोन दे भी देंगे तो भी ये कंपनी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली कर देगी। ये बात समझ आ रही है? अब ये एनालिसिस कौन सी रेशो निकाल कर किया जाता है? इसे हम नाम दे रहे हैं डेट सर्विस रेशो। और ये रेशो कैसे निकाली जाती है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट। इस वाली कंपनी के लिए देखो, 7 लाख डिवाइड बाई 6 लाख, 1.166, और इधर देखिए EBIT अपॉन इंटरेस्ट, यानी 7 लाख, इधर इंटरेस्ट था 1 लाख, ये कितना आ गया 7। क्या प्रेजेंट कर रही है ये रेशो? कंपनी का EBIT इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट का कितने गुना है? सर कंपनी का EBIT इंटरेस्ट का 2 टाइम्स भी नहीं है, ओनली 1.166। और इधर देखना, कंपनी का EBIT इंटरेस्ट का 7 टाइम्स है। ये तो बहुत ज्यादा है, और अगर बहुत ज्यादा है तो ये बेस्ट है। इस केस में कंपनी को लोन दिया जा सकता है। समझ आ रही है बात? कैसे निकाली है मैंने रेशो? EBIT अपॉन इंटरेस्ट, जितनी ये रेशो ज्यादा होगी उतनी बेस्ट रहेगी। और जो आइडियल रेशो है वो यही मानी गई है 6-7 वाली, यानी कंपनी का EBIT इंटरेस्ट से 6-7 टाइम्स होना चाहिए। देख लेते हैं, ये देखिए डेट सर्विस रेशो कैसे निकाली जाती है। पढ़ना जरा, ये फॉर्मूला क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लिख लो शॉर्ट में, दैट इज EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट चार्ज यानी इंटरेस्ट। यही तो फॉर्मूला लिखा है मैंने। और जरा ध्यान से पढ़ने वाली बात, हायर द रेशो हायर द प्रॉफिटेबिलिटी। जितनी रेशो ज्यादा होगी उतना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। द आइडियल रेशो शुड बी 6-7 टाइम्स। आइडियल रेशो 6-7 टाइम्स तक की होनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये 4th रेशो मैंने यहां पर डिस्कस की है। बात समझ आ रही है? और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो कंपनी को लोन देने वाले हैं, जो लेंडर्स हैं कंपनी के, वो इस तरह की रेशो निकालकर चेक करेंगे कि हाँ इस कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं। ये देखो सिग्निफिकेंस पढ़िए। द रेशो इज द की इंडिकेटर टू द लेंडर टू एसेस द एक्सटेंट ऑफ एबिलिटी of the borrower to service the loan in regard to timely payment of interest and repayment of loan installment। ये रेशो इसलिए निकाली जाती है ताकि कोई लोन देने वाला लेंडर ये चेक कर सके कि हाँ इस कंपनी को लोन देने पर हमें इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट टाइमली मिलते रहेंगे या नहीं। जितनी ये रेशो ज्यादा होगी उतनी ये रेशो बेस्ट होगी। कोई प्रॉब्लम है? आगे देख लेते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो क्या है? पढ़ना जरा। फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। देखिए लॉन्ग टर्म फंड 2 टाइप्स के ही होंगे, एक जिन पर फिक्स्ड रेट से पेमेंट करनी ही पड़ती है, दूसरा जिनका कोई रेट फिक्स्ड नहीं होता। लॉन्ग टर्म फंड की बात कर रहे हैं। फिक्स्ड रेट से किसे पेमेंट करनी पड़ती है? डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी तो फिक्स्ड रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा। क्या इक्विटी का कोई रेट फिक्स्ड है? क्या इक्विटी का कोई रेट फिक्स नहीं होता। देखना जरा क्या फॉर्मूला लिखा है यहां पर।
फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यानी मैं यहां पर इसे शॉर्ट में कह सकता हूं डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये लिख लेना जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, शॉर्टकट तरीके में मैंने इस फॉर्मूले को लिख दिया। डेट क्योंकि इस पर भी फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इस पर भी फिक्स्ड रेट से प्रेफरेंस डिविडेंड जाएगा, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ये हमने डिस्कस की लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, याद होनी चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो में पहले मैंने बात की डेट इक्विटी रेशो, दो फॉर्मूले हमने पढ़े, डेट अपॉन इक्विटी या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। मैंने आपसे कहा कि ये रेशो वैसे तो 1:1 की होनी चाहिए, लेकिन नाउ इट इज अगर डेट इक्विटी के डबल से ज्यादा नहीं भी है तो भी एक्सेप्टेबल है। दूसरी रेशो में हमने बात की प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में प्रोपोर्शन हम बात कर रहे थे शेयर होल्डर्स फंड और टोटल टेंजिबल एसेट्स का, यानी कंपनी की एसेट्स में शेयर होल्डर्स ने अपना फंड कितने प्रोपोर्शन में यूज किया हुआ है। थर्ड रेशो में हमने बात की फिक्स्ड एसेट रेशो। फिक्स्ड एसेट रेशो में हमने बात की कि लॉन्ग टर्म फंड में से फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट है, वो हम यहां पर बात कर रहे थे। और ये रेशो हमने कहा शुड नॉट बी मोर देन 1 और आइडियल रेशो है वो है 0.67 की। कैसे निकलेगी? नेट फिक्स्ड एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। डेट सर्विस रेशो में कुछ है ही नहीं, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट 6 to 7 की आइडियल मानी गई है। कैपिटल गियरिंग रेशो लॉन्ग फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग फंड डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड। इन शॉर्ट मैंने कहा डेट प्लस प्रेफरेंस डिवाइड बाय इक्विटी। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, सबसे पहली रेशो करंट रेशो, सबसे फर्स्ट रेशो है करंट रेशो। करंट रेशो में बताने वाली कोई बात है नहीं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ध्यान से सुनना, ये आइडियल मानी जाती है 2, और 2 कब होगी ये रेशो? जब करंट एसेट करंट लायबिलिटी से डबल हो। आइडियल रेशो, आइडियल करंट रेशो 2:1 की मानी जाती है, लेकिन 1.5 की भी एक्सेप्ट की जा सकती है। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में जहां पर कंपनी ने अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने के लिए बैंक से कोई प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ हो, तो आइडियल करंट रेशो क्या है? 2:1। लेकिन मैंने कहा 1.5 भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन कब? अगर कंपनी ने अपने बैंकर्स से, अपने बैंक से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट करने के लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है तो। पढ़वा देता हूं इस बात को, ये देखिए, एन आइडियल करंट रेशो इज 2। However, a ratio of 1.5 is also acceptable if the firm has adequate arrangements with its bankers to meet its short-term requirements of funds. अगर फंड्स की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कंपनी ने बैंक से प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है, तो उस केस में करंट रेशो 1.5 की भी एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज ये रेशो आइडियल मानी जाती है 2, यानी करंट एसेट करंट लायबिलिटी का डबल होना चाहिए। क्लियर है? दूसरा है लिक्विड रेशो। इसे हमने एसिड टेस्ट रेशो भी कहा, इसे हम क्विक रेशो भी कहते हैं। और इसे निकालने के हमारे पास 2 तरीके हैं। क्या? एक तो है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरा है लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज। सर ये करंट लिक्विड एसेट क्या है या लिक्विड लायबिलिटीज क्या है? तो एक जगह तो मैंने कहा क्या, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, दूसरा लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। सर ये लिक्विड एसेट या लिक्विड लायबिलिटी क्या है? देखिए करंट एसेट्स बोल रहा हूं, ऐसी करंट एसेट जिन्हें जब चाहे हम बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं लिक्विड एसेट। ऐसी करंट एसेट जिन्हें जब चाहे तब शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो,
लिक्विड एसेट। सेम इसी तरह लिक्विड लायबिलिटी, ऐसी करंट लायबिलिटी जिनकी बहुत जल्दी पेमेंट करनी पड़ सकती हो, उसे हम लिक्विड लायबिलिटी कहते हैं। ध्यान से समझना, कैसे निकाल सकते हैं, लिख लेना आप भी। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स, आप भी लिख लीजिएगा साथ में। लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस, बताइए करंट एसेट्स, ऐसी कौन सी करंट एसेट है जिन्हें हम डायरेक्टली बहुत शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते? डेटर्स, डेटर्स से पैसा लिया जा सकता है। स्टॉक, सर स्टॉक को भी तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टॉक को जब चाहे तब बेच सकते हैं। अगर स्टॉक को जब चाहे तब बेच सकते हैं तो रखा क्यों है? बेचकर प्रॉफिट अर्न करते क्यों नहीं? आप जब चाहे तब कस्टमर को बुलाकर उसे प्रोडक्ट बेच सकते हो, यह कैसे पॉसिबल होगा? तो स्टॉक जो है वो करंट एसेट में तो कंसीडर होगा, लेकिन स्टॉक लिक्विड एसेट नहीं है। दूसरी बात माइनस, दूसरी ऐसी कौन सी एसेट है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट होते हैं कि नहीं? हाँ, करंट एसेट में आते हैं। लेकिन आपने अगर कुछ पेमेंट, कुछ एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं, तो क्या आप जब चाहे तब उस पैसे को वापस ले सकते हो? नहीं, जो आपने पे कर दिया वो तो फ्यूचर में एडजस्ट ही होगा, वापस थोड़ी ना ले सकते हो किसी को एडवांस में खर्चे पे कर दिए हैं। तो मैंने क्या कहा, करंट एसेट्स में से अगर हम स्टॉक माइनस कर दें, अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दें, तो हमारी लिक्विड एसेट्स आ जाती है। इसी तरह लिक्विड लायबिलिटी की बात कर लेते हैं। लिक्विड लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैंक से अरेंजमेंट कर लिया ना हमने, उसे तुरंत थोड़ी ना पेमेंट करनी है। जो एडजस्टमेंट किया हुआ है बैंक से, बैंक ओडी की लिमिट ले रखी है, उसकी लिमिट में हम यूज कर सकते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी में तो कंसिडर होता है, लेकिन लिक्विड लायबिलिटी में कंसिडर नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। और इनसे जो रेशो निकली, हमने उन रेशो को क्या नाम दिया? लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। और दो कॉन्सेप्ट हैं इसके, आप लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं, आप लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी निकाल सकते हैं, जैसा भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। और ये रेशो आइडियल मानी जाती है 1:1 की, यानी लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी का प्रोपोर्शन 1:1 होना चाहिए। पढ़ो जरा यहां पर, दिस रेशो इज एन इंडिकेटर ऑफ द लिक्विड पोजिशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जनरली a liquid ratio of 1:1 is considered as ideal as the firm can easily meet all its current liabilities. लिक्विड का मतलब मैंने क्या बताया? ऐसी एसेट जिन्हें जब चाहे लिक्विडिटी यानी कैश में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसी लायबिलिटी जिन्हें बहुत शॉर्ट पीरियड में पेड किया जाना पड़े कैश में, उन्हें लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी से ये लिक्विड रेशो निकाली जा सकती है। तो करंट रेशो 2:1 की बेस्ट थी, लिक्विड रेशो 1:1 की बेस्ट मानी जाती है। आगे थर्ड, ये कौन सी रेशो है? डिफेंसिव इंटरवल रेशो। ये डिफेंसिव इंटरवल रेशो कैसे निकलेगी, जरा ध्यान से। लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय डेली कैश रिक्वायरमेंट प्रोजेक्टेड। सर डेली कैश रिक्वायरमेंट कैसे निकलेगी? पूरे पीरियड में कितने कैश एक्सपेंसेस आपको पे करने पड़ते हैं उसका एस्टिमेट लगा लीजिए, यानी प्रोजेक्टेड कैश एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। मान लीजिए साल में 300 दिन काम होगा, तो 300 दिन में 30,000 रुपए के कैश एक्सपेंसेस हैं, तो डेली रिक्वायरमेंट कितनी? सर 300 दिन में 30,000, तो पर डे 100 रुपीज आ गया। वही मैं यहां पर कह रहा हूं, ध्यान दो। लिक्विड एसेट्स अपॉन डेली कैश रिक्वायरमेंट, क्या लिखा है? डेली कैश रिक्वायरमेंट प्रोजेक्टेड। ये कैसे निकलेगी? प्रोजेक्टेड कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर। समझ आ गई बात? तो हमने शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो में 3 रेशो पढ़ी। करंट रेशो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। डिफेंसिव इंटरवल रेशो, लिक्विड एसेट्स अपॉन डेली कैश रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्टेड एस्टिमेट लगाकर निकालेंगे। क्लियर है यहां तक? ये हमने डिस्कस किया सोल्वेंसी रेशियोज। वापस आ जाइए, हमने स्टार्टिंग में ये रेशियोज लिखी थी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमने डिस्कस कर ली, टर्नओवर एक्टिविटी रेशियोज हमने डिस्कस कर ली हैं, फाइनेंशियल सोल्वेंसी रेशियोज हमने डिस्कस कर ली हैं, मार्केट टेस्ट रेशियो। ये देखते हैं। सर आज सारा ही कराओगे क्या? आज मैं क्वेश्चन आपको एक भी नहीं कराऊंगा, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही मैंने आज डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में तभी स्टार्ट कर पाएंगे जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर डिटेल में पढ़ लेंगे। इनके सभी के कॉन्सेप्ट एक बार कम से कम आप रिवाइज कर लेंगे। मार्केट टेस्ट रेशो जो कंपनी की मार्केटेबिलिटी पोजीशन को प्रेजेंट करेंगी। ये देखिए, इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल, क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मार्केट टेस्ट रेशो। मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। फर्स्ट रेशो देखना, ये कोई रेशो है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? हमने नहीं निकाला है क्या अर्निंग पर शेयर? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें रेशो वाली क्या बात है? ये तो रुपीज में निकलता है अर्निंग पर शेयर। निकाल सकते हो कि नहीं? दूसरा, प्राइस अर्निंग रेशो, ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कैसे? एमपीएस अपॉन ईपीएस। नहीं पढ़ा था क्या हमने? कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था। ये तो प्राइस अर्निंग रेशो का कॉन्सेप्ट हमने, जब हमने शेयर का मार्केट प्राइस निकाला था। और देखिए पे आउट रेशो, ये कौन सी रेशो है? कंपनी ने मान लीजिए अर्न किए 10 रुपए, बांट दिए 6 रुपए, तो 10 में से 6 रुपए का डिविडेंड दे रहे हैं। कितनी पे आउट रेशो है? 60% की। तो ये लो, यानी डीपीएस अपॉन ईपीएस। डिविडेंड यील्ड रेशो, डिविडेंड यील्ड रेशो से मतलब क्या है? कंपनी का जो कंपनी के शेयर का जो मार्केट प्राइस है उस पर कितने परसेंट डिविडेंड मिल रहा है। यानी कुछ भी नहीं करना है, डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100। ये यील्ड रेशो है परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में निकाली जा सकती है। बाकी ऊपर वाली रेशो जो है वो टाइम्स में रहेंगी, ये टाइम्स में रहेगी और अर्निंग पर शेयर रुपीज में होगा। ये लो, इन 4 रेशोज में तो कुछ था ही नहीं। अर्निंग पर शेयर मैं पहले ही निकलवा चुका हूं आपको, लीवरेज चैप्टर में भी हमने कितने ही क्वेश्चंस में ईपीएस निकाला है। प्राइस अर्निंग रेशो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एमपीएस अपॉन ईपीएस होती है। पे आउट रेशो में कुछ है नहीं, जितना कमाया उसमें से कितने परसेंट डिविडेंड बांट दिया है, यानी डीपीएस अपॉन ईपीएस। और डिविडेंड यील्ड रेशो हम डीपीएस यानी डिविडेंड पर शेयर और एमपीएस मार्केट प्राइस की बात करते हैं इंटू 100। ये रेशोज के सारे कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। और आज मैंने कहा मैं आपको कोई क्वेश्चन कराऊंगा नहीं। आज की क्लास में जो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट क्लास देखने से पहले कम से कम 2 बार मैंने कहा ये सारे कॉन्सेप्ट्स इसी तरह से गो थ्रू कर लेना जैसे मैंने आपको कराए हैं। चलिए एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं इन सबका। यहां से हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसे हमने कहा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कैसे निकालेंगे? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इंटू 100। दूसरा हमने किया हाँ जी, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो।
EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फिर हमने कहा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड इनटू 100। फिर हमने एक और पढ़ा था रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, EAE अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। रिटर्न ऑन एसेट्स, एसेट्स पे कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न किया है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में बताने वाली कोई चीज थी नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट में कोई बताने वाली चीज नहीं थी, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। इसका एक और कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लिखवाया आपको, EBIT 1 - T डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशो जहां पर मैंने बात की ऑपरेटिंग कॉस्ट की, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये रेशो यहां पर हो गई थी हमारी। फिर हमने टर्नओवर रेशो, एक्टिविटी रेशो की बात की। कैपिटल टर्नओवर रेशो नेट सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टाइम्स में निकलेगी। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो नेट सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो नेट सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। स्टॉक टर्नओवर रेशो ये नेट सेल्स से नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक। डेटर टर्नओवर रेशो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट्स पेबल्स। क्लियर है ये पॉइंट? और हमने इनसे फिर डेट कलेक्शन पीरियड और स्टॉक होल्डिंग पीरियड की बात की। स्टॉक होल्डिंग पीरियड आप सीधा सीधा निकालो, 12 मंथ्स 52 वीक्स और 60 डेज डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो, या फिर इसका शॉर्टकट तरीका मैंने आपको यहां पर ये बताया, एवरेज स्टॉक डिवाइड बाय COGS इनटू जिसमें भी आपको निकालना हो वो आप निकाल सकते हैं। इसी तरह डेटर टर्नओवर रेशो से हम डेट कलेक्शन पीरियड निकाल सकते हैं। सीधा सीधा 12 मंथ्स डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशो कर दो, या यहां पर देखिए एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12 मंथ्स, अगर मंथ में निकालना है तो। क्रेडिट पीरियड भी निकाल सकते हैं, एवरेज अकाउंट्स पेबल डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस इनटू 12 मंथ्स ओब्लिक 52 वीक्स ओब्लिक 360 डेज, या फिर 12 मंथ्स डिवाइड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। इसके बाद हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल रेशोज पर। डेट इक्विटी रेशो, डेट अपॉन इक्विटी या डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, ये रेशो डेट इक्विटी रेशो इक्वल बेस्ट मानी जाती हैं, लेकिन आज की डेट में डेट अगर इक्विटी के डबल से ज्यादा नहीं है तो भी चलेगा। प्रोप्राइटरी रेशो पर हमने बात की, प्रोप्राइटर्स का फंड टोटल एसेट्स में क्या प्रोपोर्शन रखता है, यानी प्रोप्राइटर्स फंड शेयर होल्डर्स फंड डिवाइड बाई टोटल टेंजिबल एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स रेशो, फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म फंड की रेशो है ये, यानी नेट फिक्स्ड एसेट्स अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड, और ये आइडियल मानी जाती है 0.6666 की। डेट सर्विस रेशो EBIT अपॉन इंटरेस्ट 6 to 7 टाइम्स ये बेस्ट माना जाता है। कैपिटल गियरिंग रेशो यानी फिक्स्ड रेट बियरिंग फंड डिवाइड बाय वेरिएबल फंड, यानी डेट प्लस प्रेफरेंस डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। करंट रेशो, करंट रेशो में हमने बात की करंट रेशो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2 आइडियल मानी जाती है, 1.5 भी एक्सेप्टेबल है अगर कंपनी ने बैंकर्स के साथ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को मीट करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए हैं तो। लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, दो कॉन्सेप्ट हैं, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी या फिर लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। और ये लिक्विड एसेट कैसे निकलेंगी वो मैंने लिखा, करंट एसेट्स में से एक स्टॉक माइनस कर दो, एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड लायबिलिटी कैसे निकलेगी, करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दीजिए। डिफेंसिव इंटरवल रेशो, डिफेंसिव इंटरवल रेशो यानी लिक्विड एसेट्स अपॉन डेली कैश रिक्वायरमेंट, जो एस्टिमेट निकालकर लगाकर निकालेंगे। मार्केट ट्रस्ट रेशो में अर्निंग पर शेयर कोई रेशो नहीं है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। प्राइस अर्निंग रेशो इसमें कुछ नहीं है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। पे आउट रेशो इसमें कुछ नहीं है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई अर्निंग पर शेयर। और डिविडेंड यील्ड रेशो यानी डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने मैंने कहा कम से कम 2 बार रिवाइज करने हैं, और 2 बार रिवाइज करने के बाद ही इस रेशियो एनालिसिस की सेकंड क्लास पर आप चलेंगे। ध्यान रहेगी ये बात।
आज की क्लास में हम रखेंगे इतना ही। ये जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं प्रॉपर रिवाइज कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और मैं पहले ही बता चुका हूं ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।